बेटा देखो, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। बेटा देखो, यहाँ पर हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम और एक पढ़ते हैं बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम पहला पार्ट कराते हैं फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले आपको ये बता देते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। बेटा देखो बेटा, हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, वो कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट ऐसा कभी नहीं होता है। बेटा ध्यान रखना, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो एक स्टेज पे आके उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्टिव टाइम, और उस समय उसकी जो टेम्परेचर, प्रेशर, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसे स्टेट पे आके उस समय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजमेंट ना आए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। तो हम बोल देते हैं बेटा कि ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, क्या होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, डू नॉट अंडरगो कंप्लीट आफ्टर सम टाइम, डू नॉट कंप्लीट आफ्टर सम टाइम, देयर इज नो चेंज concentration of reactant and product, there is no change of concentration of reactant and product, this stage is said to be equilibrium। क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा और वो प्रोसेस चल रही है, एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जिसमें जो हमारी रिएक्शन में ज़्यादा कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, और उस समय जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है ना बेटा, क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, तो उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। बट वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो हमारी कंडीशन होती है रिएक्शन में, सिस्टम में, वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी स्टेट केमिकल रिएक्शन की जिसमें उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंजमेंट नहीं हो, टाइम चलता रहे बट उसकी चेंजमेंट, उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजमेंट ना आए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास कोई बेटा रिएक्शन होती है ए प्लस बी, इनके हमने रिएक्शन कराई बेटा और ये बन गया सी प्लस में डी। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ये इधर कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट में इधर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जैसे जैसे इसमें कन्वर्ट होते रहेंगे तो एक स्टेट ऐसे आ जाएगी, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगी विथ रिस्पेक्टिव टाइम, मतलब उनकी कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रही। तो ऐसे स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थोड़ा याद करो, हमने थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बेटा यहाँ पर वही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी की, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप इसके बेसिस पे कह सकते हैं, देखो ये दोनों रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड जाएंगे इधर प्रोडक्ट की तरफ और ये दोनों बैक आएंगे इधर बैकवर्ड में, तो जहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब होता है क्या है बेटा, हम इक्विलिब्रियम को देखो कैसे समझे बेटा, जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन चलती है तो बेटा यहाँ पर तीन कंडीशन प्रोसेस होती है। एक कंडीशन ये होती है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, मान लिया यहाँ पर 100% रिएक्टेंट है बेटा, हमारा 100% में से सिर्फ 5% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, 100 में से सिर्फ 5% ही किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो इसमें देखा कि इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई है। क्या हुई, स्मॉल अमाउंट क्या हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई है। बाकी हमारा जो रिएक्टेंट क्या रह गया, लेफ्ट रह गया। क्या रह गया, लेफ्ट रह गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जो हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी। तो हम कह सकते हैं भाई हमारा रिएक्टेंट की अमाउंट, स्मॉल अमाउंट किस में कन्वर्ट हुई, प्रोडक्ट में, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट क्या हुई है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन है, इसमें से 90% क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसमें जो मैक्सिमम है बेटा हमारा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पर अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो आप ये मत समझना आपका 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कभी नहीं होता बेटा। उसमें से अमाउंट देखी जाती है किसमें कितना चेंज होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो 100 में से बेटा, 100% में से 60 या 50% कंप्लीट हो जाता है और तब इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। तो बेटा देखो, इसमें आपने देखा
इसमें हमारा प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट बना है, इसमें हमारा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा अमाउंट बना है, इसमें 50-50 बना है, ज़्यादा नहीं बना, कम भी या ज़्यादा नहीं बना। तो एक मन में बात आती है, सर हम इक्विलिब्रियम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न इक्विलिब्रियम स्टडी करने का। बेटा देखो, जब हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पता होगा तो हम जो इंडस्ट्री प्रोसेस में हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करें जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या हो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हम कौन सी प्रोसेस लगाए जिससे हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। देखो, कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका एक ही एम होता है कि जितना वो ज़्यादा रिएक्टेंट दे, मतलब जितना वो इनपुट दे, उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। तो इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम वहाँ पर केमिकल जो प्रोसेस होती है कंपनियों में, या केमिकल प्रोडक्ट के बेसिस बनाते, कोई भी प्रोसेस चलती है, तो उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं इक्विलिब्रियम के बेसिस पे कि हम कौन सी प्रोसेस लगाए जिससे हमें क्या मिले, रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कई बार हम सोच लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या क्या फ़ायदा है, भाई इसमें रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है, ये कर रहा है, तो हमें यूज़ क्या है इसका। तो इक्विलिब्रियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मेडिसिन बनाते हैं और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि हम कैसे करें कि जिससे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देखो, आपने देखा ना, तीनों में कंडीशन अलग देखा। कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसमें थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी प्रोसेस अगर हम इंडस्ट्री में लगाएंगे तो कंपनी को ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, नुकसान ही रहेगा। तो हमें ऐसी प्रोसेस लगानी है बेटा जिसमें क्या हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। अब आपको पता चल गया बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम होता ही है। अब बेटा दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास इस टॉपिक जो पार्ट 1 का। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, वो इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल चेंजमेंट हो रहा है। जब किसी इक्विलिब्रियम में फिजिकल चेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जब किसी इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है बेटा कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है और कौन सा केमिकल। अब जो बेटा सबसे पहले स्टडी करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम जो सबसे पहला पार्ट करते हैं बेटा, हम करते हैं सॉलिड और लिक्विड में बेटा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा ध्यान रखना, जो इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है ना बेटा, जो इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है बेटा, वो ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस में अप्लाई होता है बेटा। ध्यान रखना, जो इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है वो ओनली किस में होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे अप्लाई होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस पे हम इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं कर सकते। जो इसमें बेटा हम जैसे दो एरो बनाते हैं ऐसे बेटा, इस दो एरो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी जा रहा है। रिएक्टेंट इधर से इधर भी जाता रहेगा और इधर भी जाता, कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा ये। तो इसका मतलब डबल एरो का मतलब ये होता है बेटा, कभी आप सोच लो बेटा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही अप्लाई होती है। अब जो सबसे पहला एग्जाम्पल टाइप ले रहे हैं बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम का, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम कैसे होता है बेटा। देखो, हम इसमें क्या लेते हैं बेटा, एक आइसोलेटेड फ्लास्क ले लेते हैं बेटा। पता होगा, हम पीछे थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं। आइसोलेटेड जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो ना हमारी क्या हो, एनर्जी एक्सचेंज हो। तो हमने क्या ले लिया बेटा, एक आइसोलेटेड फ्लास्क ले लिया बेटा। हमने एक आइसोलेटेड फ्लास्क ले लिया और उसमें हमने बेटा ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस करवाएंगे ये हम 0 डिग्री पे कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, 0 डिग्री पे कराएंगे, क्योंकि 0 डिग्री पे ही हमारी प्रोसेस अप्लाई होगी बेटा। हमने यहाँ तक पानी फिल हुआ है बेटा, इसमें यहाँ पर ये क्या है बेटा, वाटर फिल है इसमें। और आइसोलेटेड का मतलब जानते हो बेटा, टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, इस पर हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें कुछ आइस के ब्लॉक डाल देते हैं बेटा। इसमें क्या करते हैं बेटा, कुछ आइस के ब्लॉक डाल देते। जैसे आप इसमें आइस के ब्लॉक डाल दोगे और इसको रख दोगे, आइसोलेटेड है, ना एनर्जी एंटर कर रही है ना आउट हो रही है बेटा, ना मास एक्सचेंज हो रहा है बेटा। तो इसमें आप देखोगे क्या कि बेटा जो आइस है बेटा, ये आइस ब्लॉक एज इट इज रहेंगे क्योंकि 0 डिग्री पे बेटा, और वाटर में रहेगा। तो इसमें होता है क्या बेटा, जो आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इस लिक्विड में मिलते रहेंगे, इसमें से आइस में से लिक्विड में होता रहेगा, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वे इसमें ऐड होते रहेंगे, आइस में कन्वर्ट होते रहेंगे।
तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या रहेगी बेटा? कंटिन्यू। कि कहने का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आइस में कन्वर्ट होते रहेंगे और जो आइस के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसमें से जैसे बेटा ये इक्विलिब्रियम तभी होगा, ये नहीं बेटा जैसे हमारे पास पाँच मॉलिक्यूल्स है आइस के, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और 10 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के वो इसमें कन्वर्ट हो गए आइस। नहीं, ये इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। अगर बेटा एक टाइम पे ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम गेन कैसे करेगा? इसमें से 5 ही मॉलिक्यूल्स वाटर के आइस में से वाटर में मिल रहे हैं, लिक्विड मिल रहे हैं, और लिक्विड के 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस में जाकर अटैच हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। बट इसमें ध्यान रखना बेटा, आइसोलेटेड फ्लास्क होना चाहिए, थर्मोफ्लास्क होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक ऐसी स्टेट आएगा जिसमें हमारी इनकी क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो हम कह देंगे बेटा रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स। तो ये कह रहा है कि एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें हमारी जो रेट है वाटर के फ्रीज होने की, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीज होंगे, और रेट ऑफ आइस मेल्टिंग, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाएगी। इधर से आइस के मॉलिक्यूल इधर वाटर में कन्वर्ट रहेंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट, ऐसे सभी में चलता रहेगा। तो आप देखोगे इसमें आइस भी अलग ही रहेगा और वाटर भी अलग रहेगा, बट दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट ये ध्यान रखना बेटा, ये बेटा उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट तक। मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक, अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए तो सारी की सारी आइस क्या हो जाएगी बेटा? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन पर हम इसको इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे।